तो अगर अपन चैप्टर 1 to 4 अगर अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं तो मैं ये मानता हूँ कि हमारा बेसिक स्ट्रांग हो गया होगा या पहले से बेटर हो गया होगा। ठीक है। तो चैप्टर 5 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में प्रिंसिपल जो क्या क्या अपन स्टडी करने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स वेरिएबल फॉर कैरिंग आउट फंडामेंटल एनालिसिस, source of information and data of economic variable of carrying out economic analysis, role of economic analysis in equity research, understanding the nature of cyclical and secular economic trend। तो इकोनॉमिक इज द इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ पीपल मेक चॉइस अंडर कंडीशन ऑफ स्carcity and impact of those choice for people at individual level and society at macro level। तो इकोनॉमिक क्या है कि अपन किसी भी अपन अपनी चॉइस कैसे रखते हैं इंडिविजुअल लेवल पर एंड सोसाइटी लेवल पे, यानी मैक्रो लेवल पे। तो इकोनॉमिक क्या है? एनालिसिस में अपन ह्यूमन बिहेवियर बिगिन विद assumption दैट पीपल आर रैशनल, या तो दे हैव वेल डिफाइंड गोल, और हम सभी के एक वेल डिफाइंड गोल होते हैं और उसको अपन अचीव करना चाहते हैं एज बेस्ट दे कैन। तो उस अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए पीपल नॉर्मली फेस ट्रेड ऑफ। जैसे अपने को दो चीजों की जरूरत पड़ती है, मटेरियल और ह्यूमन। ठीक है। और दोनों लिमिटेड हैं। मेकिंग वन चॉइस वुड जनरली मीन लेटिंग गो ऑफ समथिंग एल्स। तो अपने को अपने प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नीड, वांट एंड एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स के अनुसार अपना डिजायर गोल चूज करना होता है। तो देयर आर सेवरल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक स्टडी। पहला होता है माइक्रो, फिर होता है मैक्रो। ये दो मेन है। तो माइक्रो में अपन स्टडी करते हैं इकोनॉमी ऑन स्मॉलर टाइम, यानी कि स्मॉलर, और मोर डिटेल में अपन मैक्रो में स्टडी करते हैं लार्जर या ब्रॉडर स्केल में। ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक क्या है? माइक्रो यानी स्मॉल, तो इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर डिसीजन ऑन व्हाट टू बाय एंड कंज्यूम based on prevalent price, which in turn signal where the economy has to direct its productive activity। ठीक है। तो अपन क्या बाय करना चाहते हैं, क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, उसकी प्राइस क्या है, और वो प्राइस अपन एफर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है। तो फिलोसफी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? दैट प्राइस एंड प्रोडक्शन लेवल ऑफ गुड एंड सर्विस इन इकोनॉमी आर ड्रिवन बाय कंज्यूमर डिमांड। तो प्राइस चाहे गुड की हो चाहे सर्विस की, गुड्स और सर्विस की इकोनॉमी में कंज्यूमर के डिमांड से डिसाइडेड होती है। कंज्यूमर की अच्छी डिमांड आए तो उसका प्राइस अच्छा मिलता है। अगर कंज्यूमर में डिमांड कम हो गया तो प्राइस में कमी आ जाती है। ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी फोकस ऑन द ड्राइवर ऑफ डिसीजन मेकिंग as well as the way in which individual decision affect the overall supply and demand and supply of particular good and service। ठीक है। माइक्रो इकोनॉमी ऑल्सो डील विद द थ्योरी ऑफ द फर्म एक्सटेंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल। अगर अपन माइक्रो इकोनॉमी को अगर सिंपल वे में समझे तो डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। कंज्यूमर की जितनी ज्यादा डिमांड गुड एंड सर्विस की होगी उतनी ज्यादा डिमांड अच्छी होगी और प्राइस भी आपको मिलेगा। ठीक है। और प्राइस अच्छा मिलेगा तो इकोनॉमी अच्छा करेगी। तो अपन क्या करते हैं कि हम एज अ कंपनी अपन बहुत सारी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं जिससे हमारे प्रॉफिट भी इंक्रीज होते रहे। ठीक है। इट डील विथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट लेवल ऑफ इनपुट आउटपुट प्राइस प्रोडक्शन प्रॉफिट लॉसेस ऑफ इंडिविजुअल फर्म। तो इंपॉर्टेंट एंड यूज ऑफ माइक्रो इकोनॉमी इन ब्रीफ आर एज अंडर्स। पहला, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी।
Micro economy help the us understand how price of product and service get determined in economy, how individual and firm behave with regard to those price, and how good and service in economy are distributed among its various participants. तो सिंपल सा है, डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस गुड्स और सर्विस का कैसा मिल सकता है, कैसा बिहेव करेगा अगर अपन प्राइस किसी चीज की इंप्रूव करते हैं, ठीक है, और सर्विस अगर इंप्रूव करते हैं तो उससे अपने को क्या प्राइस मिल सकता है, उससे हमारे प्रॉफिट कैसे रहेंगे, ठीक है, और ज्यादा अपन अच्छी सर्विस दे रहे हैं और पैसे नहीं ले पा रहे हैं तो लॉस भी होगा। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो। अब मैक्रो यानी बड़े रूप में, ये बिग बिग पिक्चर है इकोनॉमी की, ठीक है। जैसे माइक्रो में अपन फोकस करते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड एंड फर्म, मैक्रो में अपन करते हैं डील विद द इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमी इज द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रीगेट सप्लाई एंड डिमांड इन इकोनॉमी। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके बढ़ने या कम होने से क्या होता है, जीडीपी, ओवरऑल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, सेविंग रेट, इन्वेस्टमेंट रेट, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है पब्लिक पॉलिसीज। और पब्लिक पॉलिसीज कौन बनाता है, गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और सेंट्रल बैंक बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टिव नोन एज फिस्कल पॉलिसी, और एक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक collectively known as monetary policy. So the overall economic activity at a large extent, the late John Maynard Keynes, the great emphasis on economic level, उन्होंने एक बुक लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें डिस्कस, ठीक है। तो उनके अनुसार, अब ये तो अपन ने थ्योरेटिकल बता दिया, तो इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमी क्या है। तो मैक्रो इकोनॉमी को अच्छे से समझने से हमको क्या समझ में आता, यानी कि अपने को क्या चीजें समझ में आएगी, जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसा है, डोमेस्टिक कंजप्शन कैसा है, जनरल प्राइस प्राइस लेवल कैसा है, ग्रोथ कैसी, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी, ठीक है। इस मैक्रो इकोनॉमी को अगर अपन अंडरस्टैंड करते हैं तो हमें ये सब की जानकारी मिलती। फिर अपने को क्या मिलता है जानकारी, मैक्रो इकोनॉमी हेल्प अस अंडरस्टैंड ड्राइवर ऑफ इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो ये सबको कौन इंप्रूव करता है, ये सब जानकारी अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल हेल्प गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंकर फॉर्मुलेट इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर अचीविंग लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक अगर मॉडल्स को अगर अपन अच्छे से स्टडी करते हैं तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक दोनों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है अपनी पॉलिसीज बनाने। मैक्रो इकोनॉमी हेल्प अस अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ गुड एंड सर्विस, जैसे एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये सब रेट को भी पता करने से अपने को बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। कोई डाउट यहाँ पे मैक्रो से रिलेटेड। मैक्रो इकोनॉमी नहीं, ऑल्सो, फिर एक नॉर्मल ओवरव्यू बोल सकते हो। नॉर्मल ओवरव्यू बोला जाए तो जो गवर्नमेंट अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो सेंट्रल बैंक है जो मॉनेटरी पॉलिसी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऊपर नीचे ये लोग करते हैं, उसके ऊपर बात की गई है यहाँ पे। सेविंग कैसी है हमारी, इन्वेस्टमेंट कैसा है, हमारी इनकम कैसी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसा है, डोमेस्टिक कंजप्शन कैसा है, ठीक है। तो ये सब जानकारी अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स से मिलती है। हमारा एक्सपोर्ट कैसा है, इंपोर्ट कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, एक्सचेंज रेट कैसा है, और इंटर लिंकेज कैसा है अपना, हाउ इंटर लिंकेज अक्रॉस द इकोनॉमिक वर्ल्ड, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल, जो ये 5 पॉइंट है ना, इसके जवाब हमको
पूरे ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, कोई किसी भी कंट्री या किसी भी इकोनॉमी में, ये इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए। ठीक है। इनका कंटिन्यू क्या अटेम्प्ट रहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहे या बेरोजगारी दर कम रहे, प्राइस स्टेबिलिटी विथ लो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर भी कम रहे और प्राइस स्टेबल रहे, स्टडी ग्रोथ इन इकोनॉमिक आउट, अच्छी ग्रोथ बनी रहे। जितनी भी पॉलिसी मेकर चाहे फिस्कल हो चाहे मॉनेटरी हो, दोनों का इंटेंशन एंड एफर्ट क्या होता है कि बेस्ट देने का, बेस्ट देने का। लेकिन इकोनॉमी का भी साइकिल होता है, बूम आता है और बस्ट भी आता है उसमें। ठीक है। जैसे हम तो बहुत अच्छा करने की सोचते हैं, लेकिन होता कई बार उल्टा है। यानी कि हम तो अच्छा आउटकम दे रहे हैं, लेकिन कई बार वो चीजें कंट्रोल नहीं हो पाती। जैसे आरबीआई ने अटेम्प्ट किया था 2011, 12, 13 में, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया। ठीक है। कि हाई इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल कर पाए। ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जैसा वो रिजल्ट चाहते थे वैसा नहीं मिला, फूड प्राइस एज इट इज हाई रहा। ठीक है। तो पॉलिसी मेकर जो होते हैं इन डिफरेंट कंट्रीज में टेक डिफरेंट रूट टू अराइव एट सेम कॉमन गोल। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन प्रिविलेंट देयर। तो इकोनॉमी बहुत वास्ट और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। लेकिन इतनी डिटेल में अपन जानकारी यानी कि इस बुक में उसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड या फिर नॉलेज, लिटिल बिट नॉलेज के अनुसार, वो अपन यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए अपन बहुत सारी बुक प्रिफर भी कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए। तो पहला जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है नेशनल इनकम। हमेशा हम देखे होंगे कि अपना नेशनल इनकम के बारे में बातें होती है। तो national income of economy is defined through a variety of measures such as gross domestic product GDP and gross national product GNP। ठीक है। ये दो चीजों के द्वारा डिफाइन होती है। जैसे कंप्यूटेशन ऑफ दिस नंबर इज इमोजिनस टास्क इन टर्म ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है। तो नेशनल इकोनॉमिक इनकम को अपन मेजर करते हैं थ्री मेथड से। पहला होता है प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये थ्री मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के। तो प्रोडक्ट मेथड में नेशनल इनकम कैसे मेजर होती है कि एग्रीगेट फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, कितनी ज्यादा फ्लो है, इनफ्लो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में, चाहे वो गुड्स हो चाहे सर्विस हो। तो इकोनॉमिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं कि मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। और फाइनल गुड्स यानी कि जो हम रिफर टू द दोज गुड्स व्हिच आर कंज्यूम बाय इकोनॉमी पार्टिसिपेट, जिसको कंज्यूम किया गया है। ऐसा नहीं है कि वो आपके यानी कि कस्टमर के हाथ में नहीं आया तो वो इन्वेंटरी हो जाता है। वो नहीं। हमने कंज्यूम किया, हमने कुछ खरीदा, पैसे दिए और उसको खरीद लिया। हमने कार खरीदी, उसको अब यूज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड डील विद द इकोनॉमिक सेक्टर वाइज। ठीक है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। फिर होता है इनकम मेथड के अनुसार। तो इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर एज एग्रीगेट इनकम ऑफ इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। जैसे रॉबर्ट कियोसाकी जो ऑथर है, उन्होंने डिवाइड किया था होल वर्किंग पॉपुलेशन को चार भागों में। एक होते हैं एम्प्लॉइज, लेबर या अदर एम्प्लॉइज। दूसरे होते हैं प्रोफेशनल, तीसरे होते हैं एंटरप्रेन्योर्स और चौथे इनमें होते हैं इन्वेस्टर्स। तो एम्प्लॉय की क्या इनकम होती है, वो वेज और सैलरी में उनको मिलती है। प्रोफेशनल्स का क्या इनकम होता है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो उनका प्रॉफिट होता है। एंटरप्रेन्योर का क्या होता है, जो भी उनको कॉर्पोरेट से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मिलता है। इन्वेस्टर का क्या होता है, जो भी वो
इन्वेस्ट किए हैं उससे जो रिटर्न जनरेट होता है वो उनका इनकम होता है। और रेंट क्या होता है, जैसे लैंड को उन्होंने उधार दिया है या रियल इस्टेट में जो भी उनको रेंटल इनकम मिल रही है, वो भी एक इनकम इन्वेस्टर्स के लिए। इन सभी इनकम का सम जो होता है टोटल इन चारों का मिला के वो होता है नेशनल इनकम। ठीक है। फिर होता है एक्सपेंडिचर। ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी आर कंज्यूम बाय समवन। तो नेशनल इनकम may be calculated from consumption angle. Expenditure method attempt to undertake the same philosophy while computing the national income. Consumer in a economy are broadly divided into three categories. तो पहले होते हैं इंडिविजुअल, फिर होते हैं कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट। ठीक है। तो जैसे किसी भी इकोनॉमी में वुड हैव एक्सपोर्ट, यानी कि फॉरेन कंट्री के लोग हमारे द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट अच्छा होगा। इंपोर्ट यानी कि हमारे देश के लोग दूसरे अदर्स कंट्री के प्रोडक्ट गुड एंड सर्विस को यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड ऑन द सेम बाय इकोनॉमिक्स व्हाइल अराइविंग द नेशनल इनकम थ्रू दिस मेथड। तो एग्रीगेट डिमांड फॉर food and service is computed as sum of private consumption, government spending, and gross capital formation and net export। तो एग्रीगेट या एक्सपेंडिचर में अपन ये देखते हैं कि प्राइवेट कंजप्शन कैसा है, कितना खर्चा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कैसा है, नेट एक्सपोर्ट प्लस में है कि माइनस में है। अपन ये भी देखते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा है कि इंपोर्ट ज्यादा है। ठीक है। तो तीनों मेथड से रिजल्ट सिमिलर मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। तो नेशनल इनकम के यूजेस क्या क्या है, नेशनल इनकम स्टैटिक्स के यूज क्या होते हैं। तो पहला लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ देखने का कि साल भर में नेशनल इनकम हमारी कैसी थी, उस साल ओवरऑल परफॉर्मेंस कंट्री का कैसा रहा गिवन पीरियड में। ठीक है। पर कैपिटा इनकम कैसी रही। ठीक है। अगर पर कैपिटा इनकम बेटर है इसका मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कंट्री अच्छी है। ठीक है। नेशनल इनकम अगर इंक्रीज होता है तो फास्टर इंक्रीज इन पॉपुलेशन में रिड्यूस द पर कैपिटा इनकम। कई बार क्या होता है हमारा जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसके कारण भी नेशनल इनकम हमको थोड़ा सा डिक्रीज भी हो जाता है। ठीक है। फास्टर इंक्रीज इन पॉपुलेशन के कारण। तो विच मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन कंट्री हैज गोन डाउन। तो पॉपुलेशन भी एक कारण होता है। जहां पे हायर द पर कैपिटा इनकम होती है वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतनी। तो ये लेवल ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर एंड ग्रोथ हो गया। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ अमंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोनॉमी। इनकम मेथड ऑफ नेशनल इनकम computation help us how the national income is distributed among the various constituents जैसे एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड में आइडेंटिफाई करते हैं कि सबसे ज्यादा प्राइमरी कंट्रीब्यूटर कौन है जीडीपी में। तो अपने देश में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर कौन है, सर्विस सेक्टर, जो 60% ऑफ इंडिया जीडीपी है। ठीक है। एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। फिर सपोर्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी जैसे स्टेटिक सच एज सेविंग, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी। तो उससे क्या हेल्प होती है पॉलिसी मेकर्स को अपने डिजायर गोल बनाने में। पॉलिसी मेकर्स यानी गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। तो अच्छी इनकम होने से फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है। गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाती है हमारे लिए और ज्यादा एक्सपेंस अपना इन्वेस्ट करती है। फिर होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? बहुत इजी है थोड़ा सा। अगर अपन फर्स्ट नहीं टाइम। सर, क्लियर है। हाँ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ओके ओके।
अभी एक मेरे स्टूडेंट थे, वो बोले कि हम मैं खुद ही पास हो जाऊंगा। तो मैं बोला ठीक है। तो अभी पता चला कि उन्होंने केस स्टडी अटेंड ही नहीं किया, एग्जाम में स्किप कर दिया। मैं बोला अच्छा, केस स्टडी स्किप करेंगे तो आप पास नहीं हो सकते, उनका 2 नंबर से रह गए। मतलब 68 मिले और 58। सॉरी 58। ओके। हाँ, 58 मिला। तो इसलिए इसको बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इकोनॉमी में 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट। तो सेविंग क्या होता है? हमारी इनकम से एक्सपेंस को हटा दें तो जो पैसे बचते हैं वो होता है सेविंग। पर्सनल सेविंग्स, इंडिविजुअल की सेविंग को क्या बोलते हैं? पर्सनल सेविंग। सेविंग ऑफ कॉर्पोरेट को क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट सेविंग। और गवर्नमेंट की सेविंग को बोलते हैं पब्लिक सेविंग। ठीक है। इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट एंटाइटीज को क्लब करके बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेविंग है। ठीक है। एक हो गया गवर्नमेंट की सेविंग, होगी पब्लिक। और इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट को मिला के हो गया प्राइवेट सेविंग। ठीक है। तो नेशनल सेविंग बाई समिंग अप सेविंग ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड पब्लिक, ये तीनों को मिला के बनता है कि नेशनल सेविंग कितनी है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सेविंग डज नॉट मीन इन्वेस्टमेंट। हमारे पास पैसे हैं इसका ये मतलब नहीं हम अपन ने इन्वेस्टमेंट किया। सेविंग आर टू बी चैनलाइज टुवर्ड प्रोडक्टिव वेन्यू कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, given to corporate and government to invest to generate further earning. When saving are turned into investment, they take the shape of some financial instrument, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है। जब अपन उस सेविंग को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इक्विटी खरीद लिए, बॉन्ड खरीद लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लिए, एंड अदर टू ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द सेवर टू यूजर who are expected to employ this saving to प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ठीक है। तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक क्या करती है कि सबसे ज्यादा उनका फोकस होता है द कन्वर्जन ऑफ सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट थ्रू क्रिएशन ऑफ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। तो हमको ऐसा प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करते हैं जहां पे हमारी हमको इफेक्टिव एक मार्केट दे जो इफिशिएंट भी हो और इफेक्टिव। ठीक है। और वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट अपने को प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इजी ऑफ कन्वर्जन होता है, सिंपलिसिटी होती है ट्रांजेक्शन में, सेफ्टी होती है, लो कॉस्ट होता है। ठीक है। तो हायर लेवल ऑफ सेविंग एंड हायर कन्वर्जन, यानी कि हमारे पास पैसे हैं, सेव किए और उसको अपन कन्वर्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसको इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। फिर होता है इन्फ्लेशन का, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई 2 टाइप का होता है, और इंटरेस्ट रेट। अपन बोलते हैं ना कि कुछ चीजें अब बहुत एक्सपेंसिव हो जाती हैं कुछ समय बाद, या बहुत सारी चीजें महंगी होती जा रही, उसका कारण होता है इन्फ्लेशन। जैसे आज के डेट में अगर अपन एक ड्रॉवर में 1,000 रुपए रख दें और 1 साल बाद वो ड्रॉवर को आप खोलोगे तो वो 1,000 रुपए की वैल्यू 1 साल बाद कम हो जाएगी। क्योंकि आज जो चीज 1,000 रुपए में आप खरीद पा रहे हो, 1 साल बाद वो चीज आप 1,000 में नहीं खरीद पाओगे, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि उसका कारण होता है इन्फ्लेशन रेट इन इकोनॉमी। ठीक है। सबसे ज्यादा कारण कि इन्फ्लेशन होता है, उसके कारण जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट होते जाती है। या कोई भी चीज आज 100 की है और इन्फ्लेशन मान लीजिए 6% है, तो नेक्स्ट ईयर वो चीज आपको 106 रुपए में मिलेगी। तो अगर आपने कोई ड्रॉअर में या गुल्लक में पैसे रखते ना अपन, वो पिगी बैंक में, तो वहां अपन ने पैसे डाल दिए, और वो पैसे अगर अपन ने डाल दिए तो उसमें कोई रिटर्न तो मिलना नहीं है। और इन्फ्लेशन अगर बढ़ गई तो नेक्स्ट ईयर हमको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। तो इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, डिमांड पुल फैक्टर और कॉस्ट पुल फैक्टर, तो 2 चीजें होती है। डिमांड पुल फैक्टर या कॉस्ट पुश फैक्टर के कारण इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस बिकॉज डिमांड बीइंग इन एक्सेस ऑफ एबिलिटी सप्लाई कॉल्ड डिमांड पुल। यानी कि किसी गुड्स एंड सर्विस का
डिमांड अचानक से बढ़ जाए, जैसे कोविड टाइम में जो मास्क और सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई थी, या कभी आपने देखा होगा टमाटर, प्याज, ये सब चीजों की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है और सप्लाई कम होता है, तो भी उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और सेकंड होता है कि कॉस्ट पुल, यानी कि इनपुट कॉस्ट, कोई चीज जैसे लोहे की कोई चीज बन रही है या मोबाइल बन रहा है और उसके इनपुट कॉस्ट बढ़ जाए, तो उसको बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है, ओवरऑल मोबाइल फोन या फिर स्टील से बने प्रोडक्ट्स, लोहे का अगर दाम बढ़ जाए तो लोहे से बने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन। तो ये चीज याद रखिएगा। टू डिफ्यूज द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए पॉलिसी मेकर बहुत सारे मेजर अपनाते हैं कि डिमांड को कम रिड्यूस किया जाए और सप्लाई और इंक्रीज द सप्लाई। ठीक है, तो जनरली इन्फ्लेशन दो टाइप से होते हैं, एक होलसेल होता है, होलसेल लेवल में, जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है रिटेल लेवल इन टर्म ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इकोनॉमिस्ट डिफाइन अ बास्केट ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन जनरल कंजप्शन इन द इकोनॉमी। ठीक है, बास्केट ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जनरल कंजप्शन के, उसको कंप्यूट करते हैं बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस, उसका होलसेल प्राइस क्या है और होलसेल प्राइस में कितनी बढ़ोतरी। ठीक है, अगर उसको रिटेल प्राइस से कैलकुलेट करते हैं तो उसको कंज्यूमर प्राइस बोला जाता है। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, और अगर अपन स्टेटिक्स देखते हैं डब्ल्यूपीआई और सीपीआई का ओवर सेवरल ईयर, तो उससे अपने को समझ में आता है कि इन्फ्लेशन कितना बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट होता है पॉलिसी मेकर्स के लिए और सेंट्रल बैंक के लिए कि हम कैसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए अगर इन्फ्लेशन हाई है तो, और इन्फ्लेशन लो है तो। देखिए, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन का बहुत क्लियर क्लोज लिंक होता है। अगर इन्फ्लेशन हाई होती है तो उससे डिमांड होता है कि हायर रेट हो। ठीक है, इन्फ्लेशन हाई हो तो डिमांड होती है कि हायर रेट मिले, हायर इंटरेस्ट रेट, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सेव कर लें, और ज्यादा सेव करेंगे तो कंज्यूम लेस करेंगे और कंजप्शन गोज डाउन। लेकिन हायर रेट से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जो है, ठीक है, और में स्लो डाउन द ओवरऑल इकोनॉमी। हायर इंटरेस्ट रेट जब भी अपन देखते हैं कि ब्याज दर बढ़ती है तो उसका असर पड़ता है रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर्स में। ठीक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग रियल एस्टेट और ऑटो क्या करते हैं, लोन के थ्रू लेते हैं, और इंटरेस्ट रेट हाई होने से क्या होता है, लोन एक्सपेंसिव हो जाता है, जिससे अपने को ज्यादा ईएमआई पेड करनी पड़ती है या ज्यादा ब्याज दर पे सामान खरीदना पड़ता है। तो higher inflation reduce the discretionary income that people have and impact on their demand for product and service across the board। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के हाई होने से क्या होता है, इनकम भी प्रभावित होती है और प्रोडक्ट एंड सर्विस जो होती है उसकी भी डिमांड में इम्पैक्ट आता है।